हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की चर्चा की। उसके बारे में पूरा समझा कि किस प्रकार से उन्होंने बताया था कि मुद्रा की पूर्ति और कीमत स्तर के मध्य प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध है। 2 डायग्राम्स के द्वारा भी हमने इसकी व्याख्या की। आज हम लोग इसकी आलोचनाएं देख रहे हैं। सबसे पहली आलोचना ये की गई है कि यह साधारण सत्य या समानार्थक धारणा है। प्रोफेसर कीस के अनुसार मुद्रा परिमाण सिद्धांत एक स्वयं सिद्ध सत्य है, अर्थात एक ट्रूइज्म है जो तमाम परिस्थितियों में लागू होता है, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व कुछ भी नहीं है। अर्थात इसके अंतर्गत केवल ये बताया गया है कि मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर होती है, अर्थात जितनी वस्तुएं तथा सेवाओं में बाजार में बेची गई है उतनी ही खरीदी गई है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे अनपढ़ आदमी भी जानता है। इसके अंतर्गत किस प्रकार से मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने से कीमत स्तर में परिवर्तन होता है, उसकी प्रक्रिया को नहीं बताया गया है, तो केवल यह एक समानता है। दूसरा, अवास्तविक अजम्पशंस, धारणाएं। फिशर का जो सिद्धांत है वो कई अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। पहला, उन्होंने ये बताया कि कीमत स्तर केवल मुद्रा की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तविकता में कीमत स्तर पर अनेक चरों का प्रभाव पड़ता है। इसी भांति प्रोफेसर फिशर मुद्रा के चलन वेग, साख के चलन वेग और व्यापार और सौदों की मात्रा को स्थिर मानकर चले थे, लेकिन वास्तविक जीवन में ये स्थिर नहीं रहते हैं। इनमें परिवर्तन होता रहता है और इनमें परिवर्तन का प्रभाव कीमत स्तर पर भी पड़ता है, जबकि वो मानकर चले थे कि इनमें परिवर्तन का प्रभाव कीमत स्तर पर नहीं पड़ता। तीसरी चीज, चर स्वतंत्र नहीं है। प्रोफेसर फिशर की ये मान्यता भी गलत है कि V डैश, M डैश तथा T ये सारे चर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। इनमें किसी भी चर का दूसरे चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चर एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु एक चर में परिवर्तन का प्रभाव दूसरे चर पर अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट, इनकी आलोचना ये की गई है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ति को अधिक महत्व दिया गया है, अर्थात वो ये मानकर चले कि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का कीमत स्तर पर प्रत्यक्ष और आनुपातिक प्रभाव पड़ता है। अर्थात इस प्रकार से मुद्रा की मांग को स्थिर मानकर उन्होंने मांग के प्रभाव को ही समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से यह सिद्धांत एक पक्षीय है। केवल मुद्रा की पूर्ति पर बल दिया गया है, मुद्रा की मांग पक्ष को उपेक्षित कर दिया गया है। नेक्स्ट, कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व नहीं है। इस सिद्धांत के अंतर्गत कीमत स्तर को पैसिव अर्थात निष्क्रिय माना गया। निष्क्रिय का मतलब यह है कि कीमत स्तर दूसरे चरों से प्रभावित होता है, खुद दूसरे चरों को प्रभावित नहीं करता। लेकिन वास्तविकता में कीमत स्तर एक सक्रिय तत्व है। हम लोग देखते हैं वास्तविकता में भी कि जब कीमत में परिवर्तन का प्रभाव व्यापार की मात्रा पर पड़ता है, कीमत जब बढ़ती है तो लाभ की मात्रा भी बढ़ती है और इसके फलस्वरूप T अर्थात सौदों की मात्रा भी बढ़ जाती है। इस प्रकार से कीमत स्तर एक निष्क्रिय तत्व नहीं होकर, पैसिव फैक्टर ना होकर एक एक्टिव सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट, आलोचना की गई, यह सिद्धांत केवल पूर्ण रोजगार की स्थिति में ही लागू होता है, क्योंकि मैंने आपको मान्यता के अंतर्गत बताया था कि प्रोफेसर फिशर ये मान के चलते हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है। तो इस प्रकार से उनका ये जो सिद्धांत है केवल उसी स्थिति में इम्प्लीमेंट होता है जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार हो, लेकिन वास्तविकता में अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति नहीं पाई जाती, बेरोजगारी और अल्प रोजगार की भी स्थिति पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में यह सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात इस सिद्धांत की जो सार्थकता है वो सीमित हो जाती है। यह सिद्धांत व्यापार चक्रों को भी स्पष्ट करने पर असफल रहता है। अर्थात जब अर्थव्यवस्था में मान लीजिए मंदी है, तो मंदी की स्थिति में यदि हम मनी की सप्लाई, मुद्रा की पूर्ति बढ़ा भी देते हैं तो भी उसके बावजूद कीमतें क्यों नहीं बढ़ती।
और इसके विपरीत यदि अर्थव्यवस्था में बूम है, तेजी की स्थिति है, तो मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के बावजूद भी कीमतें बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से इसमें इसको स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये व्यापार चक्र किस कारण से होते हैं। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के बावजूद भी हम कीमतों को नियंत्रित करने में असफल क्यों हो जाते हैं। अर्थात उन्होंने मुद्रा की चलन गति को स्थिर मान के चले, लेकिन वास्तव में चलन गति में परिवर्तन के कारण ही ऐसा होता है, जो कि ये स्पष्ट नहीं कर पाए। नेक्स्ट है इनकंसिस्टेंट। ये थ्योरी है वो असंगत है। प्रोफेसर हाम ने इस सिद्धांत को असंगत, इनकंसिस्टेंट बताया है। इसका कारण उन्होंने बताया है कि मुद्रा की जो मात्रा है वो समय बिंदु से संबंधित है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित है, और जो भी चर पॉइंट ऑफ टाइम से संबंधित होते हैं वो स्टॉक चर होते हैं, जबकि जो चलन गति है, वेलोसिटी है, वो पीरियड ऑफ टाइम अर्थात एक निश्चित समय अवधि से संबंधित है। और हम लोग देख चुके हैं कि जो भी चर एक निश्चित समय अवधि से संबंधित होते हैं वे प्रवाह या गत्यात्मक चर कहलाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दो जो असमान तत्व हैं, एक स्टॉक चर और एक फ्लो वेरिएबल्स, इन दोनों को गुणा किया है, लेकिन तकनीकी दृष्टि से ऐसा करना असंगत है। इट इज टेक्निकली इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट है ब्याज के प्रभाव की अवहेलना, इग्नोरेंस। प्रोफेसर केन्स, हार्ट्रे और हायक, उन्होंने ये बताया है कि इस सिद्धांत के अंतर्गत यह नहीं बताया गया कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। उन्होंने ये तो बताया कि मुद्रा की मात्रा तथा कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होता है, लेकिन इस चीज़ को स्पष्ट नहीं किया कि जब सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होता है तो ब्याज की दर प्रभावित होती है, और ब्याज की दर में परिवर्तन से कीमत स्तर में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव ब्याज की दर में परिवर्तन के रूप में नहीं देखा, उसको इग्नोर कर दिया, उसको उपेक्षित कर दिया। नेक्स्ट है चलन गति को मापना कठिन। फिशर के समीकरण में दो प्रकार की चलन गति दी गई है, एक मुद्रा की चलन गति और दूसरी साख मुद्रा की चलन गति। मैं आप लोग को बता ही चुकी कि चलन क्या चीज़ है, वेलोसिटी क्या चीज़ है। मुद्रा की एक इकाई एक निश्चित समय में जितने हाथों से गुजरती है, अर्थात जितनी बार भुगतान करने के काम आती है, उसे हम मुद्रा का चलन वेग कहते हैं। लेकिन देश में काला धन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है, और साथ में ही कितनी बार भुगतान करने के काम आई, इसको मापना बड़ा कठिन कार्य है। अल्पकाल में तो हम चलन गति को फिर भी स्थिर मान सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में इसमें परिवर्तन होता रहता है, और हमारा ये सिद्धांत भी दीर्घकाल से संबंधित है। तो इसके अंतर्गत चलन गति को मापना भी कठिन माना गया है। इसी प्रकार से अमौद्रिक तत्वों के प्रभाव की भी इसके अंतर्गत अवहेलना की गई है। प्रोफेसर फिशर ये नहीं बता सके कि कीमत स्तर को अनेक अमौद्रिक तत्व भी प्रभावित करते हैं, केवल मौद्रिक चर ही प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कई अमौद्रिक तत्व संस्थागत चर, तकनीकी, राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, मनोवैज्ञानिक आदि तत्व भी कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं, उनको इसके अंतर्गत नहीं देखा गया। और ये सिद्धांत है वो अगत्यात्मक है, स्टैटिक है, अर्थात इसके अंतर्गत मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने पर कीमत स्तर में तत्काल परिवर्तन को माना गया, अर्थात समय विलंब को इसके अंतर्गत ध्यान नहीं लिया गया है। अतः यह सिद्धांत है वो स्टैटिक है, और हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक थ्योरी की इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। और लास्ट इसकी आलोचना की गई है, कीमत स्तर आय का परिणाम होता है, मुद्रा की मात्रा का नहीं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का मूल्य कुल आय तथा कुल व्यय के द्वारा निर्धारित किया गया है, ये केवल मुद्रा की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। प्रोफेसर क्राउथर ने बताया है कि मुद्रा का मूल्य वास्तव में आय के जोड़ का परिणाम होता है, न कि मुद्रा की पूर्ति का। इस प्रकार हमें कुल आय में होने वाले उतार चढ़ाव के कारणों की खोज करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बहुत सारी इसकी आलोचनाएं बताई हैं प्रोफेसर फिशर की नगद सौदा दृष्टिकोण, या इसे नगद लेन देन दृष्टिकोण भी कहते हैं।
तो हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक हम दूसरा शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा टाइम है, वो है नगद शेष समीकरण। ये भी मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का ही दूसरा भाग है। जैसा हमने बताया, इसे कैश बैलेंस इक्वेशन या कैम्ब्रिज इक्वेशन भी कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आज हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद कल इसको हम लोग देखेंगे। इसका प्रतिपादन, जो नगद शेष समीकरण का प्रतिपादन है, वो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों के द्वारा, जैसे मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन आदि ने किया है, इसलिए इसे कैम्ब्रिज समीकरण भी कहा जाता है। इस समीकरण के अनुसार मुद्रा का मूल्य मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। उन्होंने बताया कि समय के एक निश्चित बिंदु पर मुद्रा की पूर्ति है वो स्थिर रहती है, इसलिए मुद्रा की मांग में होने वाले परिवर्तनों का मूल्य स्तर पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो इस सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति की तुलना में किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है? मुद्रा की मांग को। इसलिए इस सिद्धांत को हम मुद्रा की मांग सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति क्या है? इस समीकरण के अनुसार मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय बिंदु पर जनता के पास उपलब्ध नोट, सिक्के तथा बैंक में मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट्स का जोड़ है। तो जैसा स्पष्ट है, मुद्रा की पूर्ति इक्वल टू नोट प्लस सिक्के प्लस मांग जमा। कैम्ब्रिज जो समीकरण है उसमें मुद्रा की पूर्ति का संबंध समय के बिंदु से है, अर्थात पॉइंट ऑफ टाइम से है, जबकि फिशर के समीकरण में मुद्रा की आपूर्ति का संबंध किससे था? समय की अवधि से था। तो जब समय की अवधि में देखते हैं तो मुद्रा की पूर्ति पर चलन गति का प्रभाव पड़ता है, परंतु समय के बिंदु पर चलन गति का, वेलोसिटी का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा की मांग। इस समीकरण के अनुसार मुद्रा की मांग को मुद्रा को नगद शेष के रूप में की जाती है। मुद्रा की मांग किस लिए की जाती है? कि मुद्रा को व्यक्ति कैश बैलेंस के रूप में, नगद शेष के रूप में अपने पास रखा जाता है। फिशर ने मुद्रा की मांग को केवल एक ही चीज़ के रूप में देखा, विनिमय के माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में देखा है, जबकि उन्होंने मुद्रा के संचय कार्य पर, स्टोर ऑफ वैल्यू का कार्य पर अधिक जोर दिया है। अतः लोग नगद कोषों के रूप में मूल्य का संचय करते हैं, जिसका प्रयोग वे अपनी सुविधा अनुसार विनिमय के माध्यम के रूप में कर सकते हैं। तो नगद शेष दृष्टिकोण के अनुसार एक अर्थव्यवस्था में सभी लोग अपनी वास्तविक आय का जितना भाग नगद रूप में रखना चाहते हैं उसे क्या कहेंगे? मुद्रा की मांग कहेंगे। तो अपनी आय का जो भाग व्यक्ति नगद के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं उसे दैट इज कॉल्ड डिमांड ऑफ मनी। तो दो उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। इसके अंतर्गत एक है लेन देन उद्देश्य और दूसरा है सावधानी या प्रिकॉशनरी मोटिव। लेन देन उद्देश्य हम लोग पहले बता चुके हैं कि व्यक्ति को आय तो एक निश्चित समय अवधि के अंतराल के पश्चात प्राप्त होती है, लेकिन उसे खर्च दिन प्रतिदिन करना पड़ता है। तो व्यक्ति अपने दिन प्रतिदिन की व्यय करने के लिए अपनी आय का एक भाग नगद रूप में रखता है, जिसे हम लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। इसी प्रकार से प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग का मतलब ये है कि व्यक्ति का भविष्य है वो अनिश्चित है, कोई भी भावी दुर्घटना हो सकती है, बीमारी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे अपने आप को संरक्षित करने के लिए व्यक्ति अपनी आय का एक भाग नगद कोष के रूप में अपने पास रखना चाहते हैं, उसे हम प्रिकॉशनरी मोटिव या सतर्कता या सावधानी उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दो चीज़ देखी, एक तरफ मुद्रा की पूर्ति और दूसरी तरफ मुद्रा की मांग। कल से हम लोग इस इक्वेशंस काफ़ी सारी दी हुई है इस नगद शेष समीकरण में, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन और कीन्स की, उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।